नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। देखिए, मेरे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं सीनियर जर्नलिस्ट नवीन उपाध्याय जी। नवीन जी, स्वागत है धन्यवाद आपका। गणेश जी। और हम चर, जी, और हम चर्चा करना चाहते हैं राम मंदिर अयोध्या की। देखिए, कांग्रेस ने एक ऐसा फैसला कर लिया है जिसे लेकर चर्चा तो आम लोगों तक पहुंच गई है। भगवान राम सबके भगवान है, जो हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं, हिंदुओं के देवी देवताओं को मानते हैं। और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य यजमान है। इसे इस रूप में न देखें कि वे बीजेपी के नेता हैं, इसे इस रूप में भी देखा जाना चाहिए कि वे भारत के प्रधानमंत्री हैं। न्योता, आमंत्रण प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए कांग्रेस को भेजा गया था, सोनिया गांधी को, मल्लिकार्जुन खड़गे को, व दूसरे नेताओं। लेकिन कांग्रेस ने कल शाम को यह कह दिया कि हम तो जाएंगे ही नहीं। आखिर क्यों भाई, क्यों नहीं जाएंगे? कहा गया कि ये बीजेपी और आरएसएस का इवेंट है। पूरे देश में उमंग और उल्लास का माहौल है। रामलला पधारने वाले हैं, विराजने वाले। और कांग्रेस का ये फैसला 2024 के चुनाव के ठीक पहले, क्या यह इस बात का संकेतक नहीं है कि कांग्रेस अपने चुनाव को, 2024 के चुनाव को खुद खराब कर रही है, नाच रही है? लोगों के बीच यह संदेशा पहुंच रहा है, आगे पहुंचा भी दिया जाएगा यदि बीजेपी और आरएसएस वाले इतने ताकतवर हैं कि देखिए, ये कांग्रेस वाले सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण में भरोसा रखते हैं, मुसलमानों के वोट बैंक का ख्याल रखते हैं, हिंदुओं की चिंता नहीं है, भगवान राम से भी इतनी नफरत है कि उन्हें पूजने नहीं जा रहे हैं। नवीन जी, देखिए, अगर पॉलिटिकली आप एनालाइज कीजिएगा कि क्या कांग्रेस के इस डिसीजन से कांग्रेस को फायदा या नुकसान होगा 2024 में, तो मेरा मानना है कि ये कोई पॉलिटिकली वाइज डिसीजन कांग्रेस के द्वारा लिया गया नहीं है। क्योंकि इस डेफिनेटली बीजेपी इसको जी, बहुत हद तक एक्सप्लॉइट कर पाएगी। और बीजेपी ने जिस तरीके से राम जन्मभूमि प्रतिष्ठापन को जिस तरीके से प्रचार किया है, वो रिमार्केबल है। हर घर घर में, दिल्ली में तो आप हर घर में दिया और अक्षत पहुंचा दिए गए हैं, मेरे घर में भी आ गया है। और गुड़गांव से लेकर जी, एनसीआर तक पूरे दिल्ली के आसपास और पूरे कंट्री में, तो जिस तरीके से मोबिलाइज जी, बीजेपी कर रही है, ये मोबिलाइजेशन जनवरी 22 को खत्म नहीं हो जाएगा। इसका एक फॉल आउट होगा और पूरे कंट्री में इसको बीजेपी ले जाएगी, जिस तरीके से आरएसएस और बीजेपी अभी तक इसको एक्सप्लॉइट कर पाई है। तो ये कांग्रेस के लिए तो डेफिनेटली पॉलिटिकली अगर पूछिएगा, तो नहीं जाने से कांग्रेस को कोई फायदा नहीं, नुकसान ही होगा। अब अगर ये आप कहिए कि क्या कांग्रेस को जाने से फायदा होगा? नहीं, मैं पहले फायदा और नुकसान पर ही, नवीन हाँ, जी, आपने कहा फायदा नहीं है, नुकसान ही हाँ, होगा। जनता के बीच ये संदेशा चला गया ना हाँ, कि भगवान राम की पूजा करने आप नहीं जा रहे हैं। देखिए, वहां यजमान भले नरेंद्र मोदी हो, हम्म, लेकिन वहां राम लला विराजने वाले हम्म, हैं, पूजा राम लला की होनी है। आपने कह दिया आरएसएस बीजेपी का इवेंट है, लेकिन ये कह देने से रामलला पर कि वे आरएसएस बीजेपी के हैं, यह बात सिद्ध नहीं हो जाती है। वे हिंदुओं के हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाते हैं। तो आपने राम से किनारा कर लिया, राम से दूरी बना ली। और ऐसा भी नहीं है कि वैसे समारोहों में आप नहीं जाते हैं जहां बीजेपी के नेता नहीं होते हैं। कई सार्वजनिक और निजी समारोह होते हैं जहां दोनों पार्टियों के नेता, दोनों गठबंधन के नेता मौजूद होते हैं। लेकिन रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में आप नहीं जाकर देश के मतदाताओं को, आपने कहा है कि आपके घर भी दिया पहुंच गया, अक्षत पहुंच गया, बिहार में भी घर घर पहुंच गया है। तो ये जो हिंदू वोट है, व्यापक हिंदू वोट, बहुसंख्यक वोट, उनका नुकसान तो आपने कर लिया ना। और इसका परिणाम तो आपको अप्रैल मई के चुनाव में ही देखने को मिलेगा। देखिए, ये तो स्पष्ट हो गया कि नहीं जाने से कांग्रेस का डेफिनेटली एक नुकसान हो सकता है। एक जी, पॉलिटिकल नैरेटिव बीजेपी बनाएगी, लेकिन क्या जाने से बीजेपी हम्म, कांग्रेस को फायदा होता? ये हम नहीं मानते हैं कि कांग्रेस को जाने से फायदा होता वहां पर। क्योंकि बीजेपी और आरएसएस ने जिस तरीके से इस पूरे इवेंट को हाईजैक किया है, उसमें कांग्रेस अगर जाए या नहीं जाए,
कांग्रेस के लिए कोई खास महत्व नहीं है। बीजेपी अटैक करती रही है आज तक कांग्रेस को कि कांग्रेस के कारण राम मंदिर नहीं बन पाया है, और आज तक कांग्रेस पर यही आरोप लगता रहा है और इंडिया ब्लॉक के दूसरे पार्टी के नेताओं पर कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। तो मेरा मानना ये, अगर जाते तो बीजेपी के नेता ये कहते हैं कि मजबूरी में यहाँ आए हैं वोट लेने के लिए। तो मेरा मानना है कि एक जो कांग्रेस की जो पॉलिटिकल लाइन है और आइडियोलॉजी है, अगर आप मानिए कल लालू यादव वहां जाते हैं तो क्या लालू यादव को नहीं कहा जाए कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे हैं? कहा ही जाएगा। एक दिन चले जाने से वो जो आपने राजनीतिक आइडियोलॉजी है आपकी बदल नहीं जाएगी। दूसरा इसका एक पहलू ये भी है, मेरा मानना है कि देखिए केवल कांग्रेस ने इसका बाइकआउट नहीं किया है, कांग्रेस सेंट्रिक इसको मत रखिए, क्योंकि अगर आप देखिएगा तो तृणमूल कांग्रेस नहीं जा रही है, अगर आप देखिए लेफ्ट पार्टी ऑलरेडी कह चुकी है। उसके अलावा अगर आप देखिएगा तो जो सबसे अधिक जुड़े हुए हैं इन सब चीजों से, हिंदुत्व के पॉलिटिक्स से, शिवसेना भले विभाजन हो गया है लेकिन उद्धव ठाकरे को नहीं बुलाया गया है, और उद्धव ठाकरे 4 तारीख उस दिन जा रहे हैं वहां पर नासिक में। तो इस तरीके से अपोजिशन के जो नेता हैं उनको दरकिनार एक तरीके से करके रखा गया है। अभी तक प्रोमिनेंट कोई अपोजिशन के नेता ये सामने नहीं आया है। एक तो पहलू ये है। दूसरा पहलू अगर आप देखिएगा तो इससे रिलेटेड है कि पॉलिटिकल पार्टी अपना एक स्टैंड ले कि वो जाए या नहीं जाए, लेकिन आपके चारों शंकराचार्य जो है वो नहीं जा रहे हैं। पुरी के शंकराचार्य ने क्या कहा है? पुरी के शंकराचार्य ने कहा है कि हम क्या करेंगे वहां जाकर, मोदी जी मूर्ति का शिलान्यास करेंगे और हम वहां पर ताली बजाएंगे। तो एक तरीके से अगर आप देखिएगा तो देश के जो 4 बड़े रिलीजियस गुरु हैं वो वहां नहीं जा रहे हैं। तो क्या ये भी तो एक मैसेज कांग्रेस ले जाएगी लोगों के बीच में कि भाई देखिए ये एक पॉलिटिकल इवेंट था जिसको हमारे जो धर्म गुरु हैं इसको इन्होंने इंडोर्स नहीं किया है। तो देखिए आने वाले दिनों में इसकी लड़ाई होगी कि क्या ये एक पॉलिटिकल इवेंट था और क्या ये एक धार्मिक समारोह था। ये नैरेटिव कौन कितना हद तक इसको सामने ले जा पाता है, इसमें देखिए यही एक लड़ाई होगी। एक तरफ धर्मगुरु और राजनीतिक पार्टियां और दूसरी तरफ बीजेपी और आरएसएस। आने वाले दिनों में जो सक्सेसफुली इसको पब्लिक के बीच में ले जाकर कन्विंस कर पाएगा उसको इसका पॉलिटिकल फायदा मिलेगा। नहीं नवीन जी, देखिए 2 बातें आपने कही। देखिए जिन्हें न्योता नहीं दिया गया वो तो इससे अलग हो ही जाते हैं, जो आप बात कर रहे हैं उद्धव ठाकरे की। लेकिन जिन्हें न्योता मिला, आपने बात की वामपंथी पार्टियों की, लेफ्ट पार्टीज की, वे ऐसे भी भगवान में, मठ में, मस्जिद में विश्वास, मंदिर में विश्वास नहीं करते। ममता बनर्जी की अपनी परिस्थितियां हैं कि वहां 30% मुसलमान मतदाता हैं और वह दूसरे तरीके की राजनीति करती हैं। लेकिन आप यह भी देखते हैं कि ममता बनर्जी जब नवरात्रि के दिन होते हैं तो दुर्गा पूजा में, काली पूजा में किस तरीके से भाग लेती हैं। लेकिन सोनिया गांधी को, मल्लिकार्जुन खड़गे को न्योता मिला। शंकराचार्य की लड़ाई अपनी लड़ाई है, लेकिन 2024 के चुनाव की लड़ाई को देखते हुए और जाना नहीं जाना, बाजाबता आपने प्रेस रिलीज जारी कर दिया, आप नहीं जाते। लेकिन आपने प्रेस रिलीज जारी कर यह बता दिया हम नहीं जा रहे हैं। तो आपने यह भी कहा कि 22 जनवरी के बाद भी इसका दूरगामी असर दिखाई पड़ेगा, जो तैयारी है। तो हिंदुओं के बीच यह बात तो चली गई ना। देखिए देश के तमाम मंदिरों में उस दिन पूजा की व्यवस्था की गई कि आप मंदिरों से दूर हैं। हालांकि बीच बीच में राहुल गांधी यह प्रयास कर रहे थे, वे मंदिर जा रहे थे, कभी जनेऊ पहन ले रहे थे। लेकिन जो सबसे बड़ा समारोह है, और दूसरी बात देखिए बीजेपी आरएसएस यह तो कहेगा ही ना कि कांग्रेस ने कोशिश नहीं की, हमने कोशिश की इसलिए राम मंदिर बन गया। हाँ, तो इन्होंने तो कोशिश ही नहीं की थी। इन्होंने रास्ता में बाधा बनने का प्रयास किया था। लालू यादव की चर्चा आपने की, आपको याद होगा 23 अक्टूबर 1990 का वह दिन भी जब आरके सिंह जो मौजूदा सेंट्रल मिनिस्टर हैं उनके द्वारा लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कराया गया था। तो बीजेपी ने गेन कर लिया 2024 के चुनाव के पहले, क्योंकि आगे विदेश यात्रा पर भी जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, जहां एक दूसरा भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है मुस्लिम देश में। तो इन सारी स्थितियों से, परिस्थितियों से कांग्रेस ने अपना ही सत्यानाश किया ना। देखिए कि आप वहां जाते,
और इससे यह संदेश जाता ना कि हाँ, भगवान राम से आप दूर नहीं हैं, भले ही आपको भाव नहीं मिला, लेकिन वहां पूजा में आप मौजूद थे। देखिए, आपके इस आकलन से हम सहमत हैं। हमने पहले भी कहा कि कांग्रेस को इसका जी। नुकसान होगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि हम्म, ये आज देश जहां खड़ा है, उसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी हम्म, को स्टैंड लेने की भी ज़रूरत है और एक आइडियोलॉजी हम्म, की ज़रूरत है कि ये धर्म और जाति की राजनीति से ऊपर उठ सके हम लोग। और मेरा मानना है कि हम्म, इस दिशा में अगर आप देखिए, कोई ज़रूरी नहीं कि जिस तरीके से सारे लोग चल रहे हैं, उसी दिशा में किसी पॉलिटिकल पार्टी को चलना चाहिए और राजनीति में सत्ता हासिल करना ही सर्वोपरि उद्देश्य रहना चाहिए। मेरा मानना है कि देश में जिस तरीके से दोनों धर्म और जाति की राजनीति हो रही है, आई थिंक किसी पॉलिटिकल पार्टी को स्टैंड लेने की जरूरत है। और हमारा मानना है कि कांग्रेस ने जो ये स्टैंड लिया है, कांग्रेस का ये स्टैंड जो है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी जो रही है उसको दर्शाता है। ये कांग्रेस थ्रू आउट, गांधी ने हम्म, सर्ट करते रहे इस बात को कि वो धर्म की राजनीति नहीं करेंगे। तो मेरा मानना है कि हम्म, कांग्रेस को ये शॉर्ट टर्म में लॉस हो सकता है, 2024 में लॉस हो सकता है, लेकिन एक नैरेटिव जो तैयार होती है, पार्टी आइडेंटिफाइड होती है उसी तरीके से, जो आने वाले दिनों में हाँ हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में लॉस हो जाए। दूसरी बात, अगर आप मानिए तो हम्म, बीजेपी इस राम जन्मभूमि आंदोलन से सालों से जुड़ी हुई है। और अगर आप मानते हैं कि सारे हिंदू इस चीज को इंडोर्स करते हैं कि बीजेपी ही राम मंदिर और लॉर्ड राम को रिप्रेजेंट करती है, तो देश में तो 80% वोट बीजेपी को मिलना चाहिए था। ये मानिए आप, अगर जी। 35% वोट मिल रहा है तो एक लोग हैं, एक तबके के लोग जो राम में जिनकी आस्था है, मेरे भी आस्था है, लेकिन क्या हम्म, हम ब्लाइंडली हम्म, जस्ट बिकॉज कोई पॉलिटिकल पार्टी कहेगा कि राम को हम ही रिप्रेजेंट करते हैं तो ब्लाइंडली हम उसको सपोर्ट करें? हम नहीं करेंगे ऐसी बात। तो ऐसे जी। हजारों लाखों लोग हैं इस सोच के कि जो चाहते हैं कि देश एक प्रोग्रेसिव देश हो और देश धर्म और जाति के हम्म, मुद्दे पर नहीं बटा रहे। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस ने जो स्टैंड लिया है, इसको एक फ्लोटिंग वोटर जो रहेगा, एक सेक्शन ऑफ लोग इसको इंडोर्स भी कर सकते हैं कि देश को जरूरत है एक ऐसी राजनीति की जो धर्म से ऊपर उठे और जी। उससे उठे। देखिए, बार बार इस देश में एक डिस्कशन चल रहा है, ये शुरुआत हुई है कि क्या देश को मंदिर की जरूरत है या एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है। मंदिर की भी जरूरत है, लोगों को पूजा भी करना चाहिए, लेकिन क्या फोकस केवल मंदिर ही होना चाहिए? जिस तरीके से हमारे यहाँ मंदिर पर फोकस हो रहे हैं और हमारे यहाँ केवल अब धर्म और धर्म पर फोकस बढ़ते जा रहे हैं, और या नहीं तो कास्ट पर, ये देश के लिए कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। आई थिंक पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखिएगा तो लोग पूजा करते हैं, लेकिन इस तरीके से फ्रेंजिड होकर और देश को केवल एक उन्माद में जात और धर्म के ले जाना, ये मेरे अनुसार सही नहीं है। और इसमें अगर कोई पार्टी इसका इंडोर्स नहीं करती है तो उसको ये कह देना कि वो पार्टी देशद्रोही है और राम की विरोधी है, वो उस आकलन से भी हम सहमत नहीं है। नहीं नवीन जी, देखिए, लेकिन जब ये बातें उठती हैं तो सिर्फ हिंदू धर्म के बारे में क्यों उठती है? देखिए, जब मुसलमानों का सवाल होता है, मस्जिदों का सवाल होता है, कश्मीर का सवाल होता है, तो कांग्रेस का स्टैंड अलग हो जाता है। धारा 370 को खत्म करने का भी आप विरोध कर रहे थे। मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए आप नहीं सोचते हैं, संगठन और संस्थान, लेकिन आप मस्जिदों की चहारदीवारी के लिए, वक्फ बोर्ड की जमीनों की देखभाल के लिए चिंता करते हैं। तो बीजेपी इन्हीं मुद्दों को लेकर जा रही है ना, कि हिंदू धर्म के देवी देवताओं की फिक्र इन्हें नहीं है, लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए ये सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। और कांग्रेस पार्टी के भीतर भी जो कल प्रेस रिलीज जारी हुआ है कि हम नहीं जाएंगे अयोध्या, वहां भी विवाद है कि इस तरीके का फैसला नहीं लिया जाना चाहिए था, और लिया भी गया तो इस तरीके से प्रेस रिलीज जारी कर रणनीतिक भूल नहीं करना चाहिए था कि हाँ, हम मुद्दे पर आ ही गए कि भाई देखिए कांग्रेस का नजरिया क्या है। क्योंकि हमने सवेरे में हमारे रिपोर्टर्स मंदिरों में गए थे, वे लोगों से बात कर रहे थे, लोगों के भीतर इस बात को लेकर गुस्सा भर गया। और दूसरी बात, जमहूरियत में जमहूरियत में असली ताकत तो वोट की ताकत ही होती है और बहुमत की ताकत। 2024 का चुनाव है, ठीक है, बीजेपी ने राम मंदिर को एक मुद्दा बनाया था, भावनात्मक मुद्दा है। तो यह कहकर आपको क्या लगता है 2024 के चुनाव में इसका व्यापक असर? आप देख ही रहे बीजेपी किस तरीके की तैयारी की ओर आगे बढ़ चुकी है। 160 उम्मीदवारों की सूची जल्द जारी होने वाली है, जबकि इंडिया ब्लॉक में अभी सीट शेयरिंग पर पूरी बातचीत ही कंप्लीट नहीं हो पाई है। तो ये नुकसान झेलने के लिए तैयार है ना इंडिया ब्लॉक? देखिए, हिंदुओं का गुस्सा, तैयारी में कमी।
ये पहली बात कि तुष्टीकरण की जो आपने बात की वो हम टोटली आपसे सहमत है। देश की राजनीति अगर जहां पर आज आई है और जो बीजेपी का राइज हुआ है, वो राइज होने में सबसे बड़ा कारण ये रहा कि जिस तरीके से कांग्रेस और लेफ्ट और दूसरी पार्टी रीजनल पार्टियों ने एक तुष्टीकरण की नीति अपनाई, वो डेफिनेटली जी वो कंडेमनेबल था। उससे न मुस्लिम समाज को फायदा हुआ और न किसी को नहीं फायदा हुआ। मुस्लिम को आपने एक वोट बैंक का पार्ट अपना बना लिया, उनको इतना डर दिखाकर कि अगर हम नहीं रहेंगे तो आपको हानि होगा। इस तरीके से मुस्लिम वोट तुष्टीकरण की आपने राजनीति की। और आप देखिएगा तो 20-25 साल 50 साल का इतिहास उठा लीजिए, मुस्लिम उतना ही पिछड़ा हुआ जितना पहले पिछड़ा हुआ, लेकिन आपने क्या किया, उसको एक वोट अपना बनाया। उसका रिएक्शन हुआ है, डेफिनेटली उसके रिएक्शन में बीजेपी सामने आई है। तो जो मुस्लिम आप जो कह रहे थे कि जो मुस्लिम सेंटिमेंट का सवाल आता है और चाहे उनके रिलीजियस प्लेस का सवाल आता है, उनके इशू का सवाल आता है, तो कांग्रेस इस तरह का स्टैंड नहीं लेती है, वो हम सहमत है उससे। वो कांग्रेस के जी नैरो माइंडेड अप्रोच को दिखाता है, जो शाहबानो केस में हुआ था और जिसका आज तक कांग्रेस खामियाजा भुगत रही है। वो उसको इंडोर्स नहीं कर सकता है। सेम चीज लालू प्रसाद करते हैं, सेम चीज नीतीश कुमार कर रहे हैं, सेम चीज दूसरे क्षेत्रीय नेता चाहे ममता बनर्जी का हो चाहे और नेता कर रहे हैं, और जो कि डेफिनेटली बीजेपी को इससे फायदा मिल रहा है। ये एक तो ये पहला पक्ष ये हुआ। दूसरा पक्ष जो आप कह रहे हैं कि आपके रिपोर्टर्स गए थे मंदिरों में और दूसरे जगह और उनको लगा के भावनात्मक पोजीशन है कांग्रेस का, डेफिनेटली कांग्रेस विल हैव टू पे द प्राइस। क्योंकि मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में 22 तारीख के बाद इसको बीजेपी बहुत बड़ा एक मुद्दा बनाएगी कि राम के विरोधी हैं ये लोग। और कहीं ना कहीं और देखिए इससे क्या होगा, इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि इस मुद्दे को क्यों बनाया गया और इस मुद्दे को रखने से सामने क्या फायदा होगा, बीजेपी को क्यों फायदा होगा, हम इसको एनालाइज करना चाहेंगे। कि देखिए देश में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं आज के दिन में। आज के दिन में जो आपके अनएम्प्लॉयमेंट चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, बहुत सारे दूसरे इशू जो हैं जो कि 10 साल के बाद एंटी इनकम्बेंसी हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी के लिए का प्रयास होगा कि इस राम जन्मभूमि को सामने रखकर एक नैरेटिव बनाया जाए ताकि दूसरे मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाया जा सके। और ये एक ऐसा सेंसिटिव मुद्दा है जिसको सामने रखकर बीजेपी डेफिनेटली अपनी जो असफलताएं हुई है, चाहे जो शॉर्ट कमिंग्स रह गई हैं, बहुत सारे सफलताएं भी है, लेकिन जो शॉर्ट कमिंग्स रह गई है जिस पर अपोजिशन अटैक कर सकता है, बीजेपी बहुत हद तक इस राम जन्मभूमि के मुद्दे को उछालकर उन सब जो इसके फेलियर रहे हैं उस पर से पब्लिक को का ध्यान हटा सकती है। जो कि पिछले बार 2019 के इलेक्शन में आप देखिएगा जो पुलवामा हुआ था और सर्जिकल स्ट्राइक, जिस तरीके से उसको एक राष्ट्रीय मुद्दा बनाया गया और तो उससे जो फायदा हुआ था, मेरा मानना है कि उसी तरह का एक सेंटिमेंट बीजेपी इसको सामने लाना चाहेगी। और इस दिशा में कांग्रेस ने अगर कहिएगा तो सेल्फ गोल किया है, तो उसको उसी रूप में देखा जाना चाहिए। नहीं नवीन जी, तो देखिए जो आपके कहने के मतलब हैं और जो अर्थात निकाले जा रहे हैं, जो देश की मानसिकता दिख रही है, देश में जो रोष दिख रहा है, लेकिन दूसरी ओर क्या इसके कारण जो कांग्रेस ने फैसला किया, मुसलमान वोट इंटैक्ट हो गए? ओवैसी की सेंधमारी का खतरा जो कई प्रदेशों में मौजूद है, बिहार में अधिक दर दिखता है, उत्तर प्रदेश में ठीक है नतीजे उन्होंने हासिल नहीं किए, लेकिन हमने देखा कि जिला परिषद के चुनाव में भी, मतलब पंचायतों के चुनाव में भी वे आ गए और बिहार में तो 5 विधायक ही जीत गए थे। तो मुसलमान इंटैक्ट हो जाएंगे इस फैसले के बाद, कांग्रेस के इस फैसले के बाद कि नहीं चलो हमारे बारे में सोचने के लिए तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही है, इंडिया ब्लॉक ही है, हमें एकमुश्त होकर उन्हें ही वोट देना चाहिए। देखिए ये हम नहीं मानते हैं, ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी। मुस्लिम एक अल्टरनेटिव तलाश में था। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद मुसलमानों का झुकाव बड़े पैमाने पर कांग्रेस की तरफ आया था और कांग्रेस को ये सब करने की जरूरत नहीं कि इसके कारण ओवैसी कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी खुद अपने आप को मजबूत कर ले तो वैसी स्थिति में ओवैसी कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। ओवैसी फैक्टर तब बन जाते हैं जबकि पार्टी कांग्रेस के कैंडिडेट ही मजबूत कमजोर रहते हैं। वैसी स्थिति में जब वो जीतने के उनके चांसेस कम रहते हैं तो मुस्लिम वोटर्स जो है डिसिल्यूजन होकर जहां पर मुस्लिम कैंडिडेट है और चाहे वैसी के कैंडिडेट चाहे दूसरे को वोट देता है। अगर एक आप प्रासंगिक रहिएगा राजनीति में तो वैसी स्थिति में मुस्लिम का फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा कांग्रेस। ये कंट्री वाइड अगर देखिएगा, रीजनल
इशू डिफरेंस हो सकता है कि उत्तर प्रदेश का कोई इलाका हो जहां पर कांग्रेस कमजोर है तो वहां पर फैक्टर बदल सकते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज मुस्लिम का फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो कांग्रेस है। कांग्रेस को ये सब करने की जी जरूरत नहीं थी। मेरा मानना है कि अगर राजनीति आप कर रहे हैं तो देश के सेंटिमेंट को समझना चाहिए, इसमें जाना चाहिए था कांग्रेस को। नहीं जाने से आप डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि हम उस डिबेट को इनहेंस करना चाहते हैं कि दूसरे तरफ बेरोजगारी और महंगाई और दूसरे तरफ ये टेम्पल की पॉलिटिक्स, उसको आप कह सकते हैं। ये अच्छी और उसको कहना भी चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल कॉस्ट उसका पे करना पड़ेगा आपको। ये मेरा मानना है कि चलिए, पॉलिटिकल कॉस्ट पे करना हाँ। पड़ेगा। तो देखिए, सोनिया गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, कांग्रेस ने फैसला कर लिया हम नहीं जाएंगे। ममता बनर्जी ने पहले ही ऐलान कर दिया था। अखिलेश यादव का भी मन साफ है और उद्धव ठाकरे को न्योता ही नहीं मिला। देखिए, अब बात आ जाती है बिहार। लालू यादव, तेजस्वी यादव को न्योता नहीं मिला है, उनसे हम उम्मीद भी न करें। लेकिन नीतीश कुमार जिन्हें न्योता मिला है, अब सारी निगाहें वहीं जाकर टिक जाएगी, क्योंकि बिहार में क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, इसे लेकर तमाम चर्चाएं चल रही हैं। तो नीतीश कुमार क्या फैसला करेंगे, अब यह लाख टके का सवाल हो गया है, क्योंकि नीतीश कुमार हिंदुओं के भी करीब रहते हैं, मुसलमानों के भी करीब रहना चाहते हैं। 2010 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में हमने आपने देखा था, जब वे एनडीए के साथ थे, तो मुसलमानों ने नीतीश कुमार के नाम पर एनडीए अलायंस को भी वोट दे दिया था। तभी इतनी बड़ी संख्या में एनडीए अलायंस को जीत मिली थी। तो नीतीश कुमार, जिनके बारे में कहा जाता है उनका फैसला किसी को पता नहीं होता है, और कांग्रेस से इधर के दिनों में नाराज भी चल रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने किनारा लगाने की कोशिश की है। तो नीतीश कुमार क्या कर सकते हैं? नीतीश कुमार सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे की राह पर अयोध्या नहीं जाने का फैसला करेंगे, चुप रहेंगे, कोई प्रेस रिलीज जारी कर मुख्यता नहीं करेंगे, या फिर जाकर कोई संदेशा दे देंगे। यदि चले गए तो फिर बड़ा राजनीतिक संदेश जाएगा नवीन जी। देखिए, नीतीश कुमार के बारे में जैसा आपने भी कहा, हम भी मानते हैं कि कहना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि पास से अगर उठा के देखिएगा तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि जब वो आपको यूपीए में थे तो उन्होंने एनडीए कैंडिडेट में को प्रेसिडेंट के पोस्ट में वोट कर दिया, और जब एनडीए में थे तो उन्होंने यूपीए के कैंडिडेट को वोट दे दिया। तो उनका कोई कंसिस्टेंसी नहीं रहा है कि वो क्या करेंगे। लेकिन एक बात आपसे हम सहमत हैं कि अगर वो नहीं जाते हैं तब तो फाइन, नहीं जाते हैं चुप लगा कर रह गए, प्रेस रिलीज नहीं किए और रह गए। लेकिन अगर वो जाते हैं और ऐसी परिस्थिति में जाते हैं जबकि यूपी इंडिया ब्लॉक के सारे लीडर वहां नहीं जाते हैं, और कांग्रेस जो सबसे बड़ी पार्टी स्टैंड ले लेती है कि नहीं जाती है वहां पर, और नीतीश कुमार चले जाते हैं, तो वैसी स्थिति में एक चीज क्लियर हो जाएगा, नीतीश कुमार अपना फ्यूचर क्या करते हैं वो नहीं कह सकते हम लोग। लेकिन इंडिया ब्लॉक, उनका एक्सेप्टेंस जीरो हो जाएगा। जो पार्टियां वहां नहीं जा रही हैं, अगर कल आप कहिए नीतीश कुमार को वो अपना कन्वेनर मान ले और पीएम का कैंडिडेट मान ले, तो कोई पार्टी इसके लिए तैयार नहीं होगी। तो मेरा मानना है कि अगर नीतीश कुमार जाते हैं तो विद इन इंडिया ब्लॉक उनका एक्सेप्टेंस जो है वो कंप्लीट जीरो हो जाएगा, और ऐसी परिस्थिति में कोई नए राष्ट्रीय स्तर पर समीकरण बन सकता है जिसमें जेडीयू के पार्टिसिपेशन से, तो उसको आप रूल आउट नहीं कर सकते। इसलिए नीतीश कुमार का जाना वहां पर और नहीं जाना, ये बहुत सारे पॉलिटिकल क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसका जवाब नीतीश कुमार के वहां जाने और नहीं जाने में छिपा हुआ है। नहीं, हम बिहार का डेवलपमेंट भी देख रहे हैं कि बिहार में देखिए नीतीश कुमार और जेडीयू कंफर्ट जोन में नहीं है, क्योंकि आरजेडी के नेता लगातार मंदिरों के बारे में कहा जा रहा है ये शोषण का स्थल है। जो अक्षत वितरण का कार्यक्रम चल रहा है, कलश यात्रा चल रही है, तो इस पर लगातार टीका टिप्पणी कर रहे हैं उनके कई विधायक, फतेह बहादुर सिंह, अजय यादव, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर। नीतीश कुमार की पार्टी को लग रहा है कि चुनाव के समय में ऐसे बयान निश्चित तौर पर चुनाव की संभावनाओं को नुकसान पहुंचा रहे हैं, खारिज कर रहे हैं। तो जेडीयू का स्टैंड क्लियर है कि आपको चुप रहना चाहिए, धार्मिक भावनाओं को, धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाने का काम नहीं करना चाहिए। फिर वही बात पहुंचती है, कांग्रेस को नहीं जाना था, नहीं जाती, लेकिन प्रेस रिलीज जारी कर, और कांग्रेस के भीतर अंदरूनी तौर पर भी इसके खिलाफ स्वर उठे हैं। तो जो राजद के नेता बिहार में बयानवीर बने हुए हैं चुनाव के पहले,
धार्मिक भावनाओं पर चोट पहुंच रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि इससे बड़ा नुकसान होने जा रहा है बिहार में? या फिर यूं कहें कि भाई तो कांग्रेस ने ही कर दिया कि हम नहीं जाएंगे देश में। तो नरेंद्र मोदी 2024 के चुनाव में सबसे आगे बैटिंग करते हुए दिख रहे हैं, बाकी सारे पीछे दिख रहे हैं क्या? देखिए ज्ञानेश्वर जी, जहां तक कांग्रेस ने प्रेस रिलीज करके इसको उजागर किया कि नहीं जाएंगे, और चाहे आरजेडी के जो लीडर अपोज कर रहे हैं, मेरा मानना है कि अगर आप पॉलिटिकल पार्टी हैं तो आपको एक स्टैंड लेना पड़ेगा। जी। और ऐसा नहीं हो सकता है कि कांग्रेस के लीडर चुप लगाकर बैठ जाए घर पर और नहीं जाए, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे क्वेश्चन पूछा जाए तो वो कहेंगे इसका जवाब हम नहीं देंगे। उससे और भ्रांति क्रिएट हो। अगर आपने कोई स्टैंड लिया है तो आपको कन्विक्शन रहना चाहिए कि उसको हम जस्टिफाई कर सके। तो कांग्रेस ने जो स्टैंड लिया है, गलत या सही है, उन्होंने सही काम किया है कि प्रेस रिलीज करके उन्होंने जस्टिफाई करने की कोशिश की है, क्योंकि आने वाले दिनों में जस्टिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी इसको मुद्दा बनाएगी। आप चुप लगा कर नहीं रह सकते हैं। आप आने वाले 2024 के चुनाव में आपको ये स्टैंड लेना पड़ेगा कि आप अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई एक तरफ, इसकी राजनीति हम कर रहे हैं और बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है। तो इसको हाईलाइट करने के लिए कांग्रेस ने जो किया है, पब्लिक स्टैंड लिया है, वो ठीक है। लेकिन जो आरजेडी के लीडर जो कमेंट कर रहे हैं, जिस तरीके का कमेंट कर रहे हैं, वो अनवेलकम है। पार्टी को एक अपना स्टैंड लेना चाहिए, पार्टी का एक प्रवक्ता होना चाहिए जो एक स्टैंड क्लियर करे। आप धर्म के दो लोगों के धार्मिक भावनाओं पर अटैक करके और उसका मखौल उड़ाकर अगर आप राजनीति करते हैं तो वो डेफिनेटली वो जो है वो हार्मफुल है। और जिस तरह के कमेंट किए जा रहे हैं वो हमको नहीं लगता है कि गुड टेस्ट में है। उसका डेफिनेटली उन लोगों को आरजेडी को पॉलिटिकल उसका कॉस्ट पे करना पड़ेगा। और डेफिनेटली नीतीश कुमार जिस तरह के नेता हैं जो चाहते हैं कि हर वर्ग को मिला के रखें, वो इससे बहुत ज्यादा खुश नहीं होंगे। वो अंदर उनको जरूर उनको अनकंफर्टेबल फील करते होंगे। और मेरा मानना है कि इसके बावजूद भी ये सब जो वक्तव्य दिए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस बात को भी दर्शाता है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, या चाहे नीतीश कुमार और लालू यादव में जिस तरह का संवाद होना चाहिए इन सब इशू पर, वो नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं एक डिफरेंस है, कहीं ना कहीं लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, नहीं तो ये सब चीजें रुक जाती। तो मेरा मानना है कि अविश्वास भी है और लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी है दोनों पार्टियों के बीच में, जो कि ठीक है, लैक ऑफ कॉम्बिनेशन भी है और बिहार में इसका नुकसान भी देखने को मिल सकता है। एक सवाल, आखिरी सवाल हम आपसे ये लेना चाहते हैं कि नवीन उपाध्याय जी, यदि आप राहुल गांधी के एडवाइजर होते, सोनिया गांधी के एडवाइजर होते, तो चलिए 22 तारीख का जो समारोह है उसे तो आपने बीजेपी आरएसएस का इवेंट बता दिया, नरेंद्र मोदी स्मारक, देश भर को जो संदेशा देना था वो संदेशा आपने पहुंचा दिया। अब इसके परिणाम जो भी हो, आपको मुसलमानों का करीब माना जाए, हिंदुओं से दूर माना जाए, लेकिन जब 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी रामलला की, इसके बाद क्या राहुल गांधी को अयोध्या में जाकर रामलला का दर्शन कर लेना चाहिए? वे न्याय यात्रा पर भी निकल रहे हैं, वे उत्तर प्रदेश की ओर भी जाएंगे, ताकि एक संदेशा जाए कि देखिए हम रामलला से दूर नहीं, हम बीजेपी आरएसएस के इवेंट से दूर थे। आप यदि पॉलिटिकल एडवाइजर होते तो क्या? हम श्योर कहते कि सब पूरे कांग्रेस की पार्टी के सारे नेताओं को जाना चाहिए, क्योंकि देखिए पब्लिक सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ है, भारत की आस्था का सवाल रहा है। रॉन्ग राइट आप जिस तरीके से आप देखिए, लेकिन अगर आप राजनीति में हम नहीं जाए, अगर हम नहीं जाते हैं तो मेरा कोई मतलब नहीं है, मेरे लिए कोई स्टेक पर नहीं है। आप नहीं जाए तो हम लोग के लिए कोई स्टेक की बात नहीं है। लेकिन अगर राजनीति आप कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति राजनीति में आपको पब्लिक की भावनाओं को समझना चाहिए। और मेरा मानना है कि राहुल गांधी को जाना चाहिए, और मेरा मानना है कि वो जाएंगे भी। हमारा अपनी सोच है कि कांग्रेस के नेता वहां जाएंगे, और हो सकता है कि और अपोजिशन के लीडर्स भी वहां जाएंगे, मजबूरी भी हो जाना। लेकिन हम इस बात को नहीं मानते हैं कि नहीं जाना ये दर्शाता है कि आप मुस्लिम केवल वोट की राजनीति कर रहे हैं, इसको हम नहीं मानते हैं। क्योंकि तब क्या आप मानते हैं कि क्या ये शंकराचार्य जो हमारे सबसे बड़े रिलीजियस गुरु हैं, क्या वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं? मुस्लिम तुष्टीकरण कारण वो नहीं जा रहे हैं, वो नहीं जा रहे हैं। उन्होंने क्लियर किया है कि इसको हाईजैक कर लिया गया है, इसको एक पॉलिटिकल इवेंट में कन्वर्ट कर दिया गया, इसलिए वो नहीं जा रहे हैं। अगर आप देखिएगा तो जो स्टेटमेंट चंपत राय ने दिया है, जो बीएचपी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, और वो राम मंदिर जो उनका ट्रस्ट है, और ये सब काफी वो सबसे प्रोमिनेंट वॉइस है, उन्होंने जिस तरह का स्टेटमेंट
गया है कि ये शंकराचार्य ये जो ये शिवाइट्स ये हम लोग का राम संप्रदाय का लोगों का ये है मंदिर है और शंकराचार्य का अलग है। उनका कहने का मतलब था ये शंकराचार्य जो शिवाइट होते हैं और शिव के से जुड़े हुए हैं और हम लोग जो राम मंदिर वाले हैं राम से जुड़े हुए हैं, तो अगर वो नहीं आते हैं तो इट डज नॉट मेक मच डिफरेंस। तो कहीं ना कहीं हिंदू समाज के अंदर जो डिवीजन है, हिंदू स्पिरिचुअल लीडर्स के बीच में जो डिफरेंस है और हिंदू गुरु जो हैं उनके बीच में डिफरेंस है, वो भी केवल ये पॉलिटिकल डिफरेंस के रूप में मत देखिए कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में डिफरेंस है। ये बहुत बड़ा व्यापक डिफरेंस है कि कोई इतने बड़े जो भारतीय धार्मिक अगर हिस्ट्री देखा जाए तो उसका सबसे बड़ा इवेंट है, उसमें देश के 4 बड़े शंकराचार्य नहीं आ रहे हैं, तो उसको उस रूप में भी देखना चाहिए कि क्यों नहीं आ रहे हैं। हम लोग इसको केवल कांग्रेस बीजेपी के रूप में मत देखिए, तब मैसेज इसका गलत जाएगा। जी चलिए, तो नवीन जी हम इस बातचीत को ऐसे खत्म करते हैं कि कांग्रेस को बहरहाल नुकसान होता दिख रहा है आगे आने वाले दिनों, क्योंकि चुनाव 2024 में ही है, अप्रैल मई महीने में, कि कांग्रेस पार्टी इस नुकसान में रफू कैसे करती है, कैसे बराबरी की कोशिश करती है, क्योंकि इंडिया ब्लॉक चुनाव की तैयारी में पीछे होती दिखाई पड़ रही है। आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे। आज आप हमारे साथ जुड़े इसके धन्यवाद। हम आपकी एक बात जो आपने कहा हमको लगता है कि वो सही साबित होगी कि राहुल गांधी और कांग्रेस के बड़े नेता, मेरा मानना है कि वो जाएंगे वहां पर ताकि कुछ हद तक ये जो नुकसान हो रहा है पॉलिटिकल नुकसान, उसकी भरपाई कर पाए। ये हम आपसे चलिए, तो भरपाई करने की कोशिश करेंगे। राहुल गांधी ऐसी उम्मीद की जा सकती है। तो आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे। चलते चलते हम अपने दर्शकों से कहते हैं कि यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद।